A very good morning students. Today we are going to start the next chapter, that is moving charges and magnetism. Okay, तो first of all इस टॉपिक को स्टार्ट करते समय और वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मैराथन ऑफ द सिलेबस. सो 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 4th चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं. थ्योरेटिकल पोर्शन हम फटाफट इसको क्लियर कर लेते हैं, सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं. न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स के साथ साथ वीडियोस में डालता रहूँगा. कोशिश करें जितना भी टाइम मिले उसको यूटिलाइज करें. बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है, तो नाउ वी आर मूविंग टू द टॉपिक एंड दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ. सबसे पहले मैं कहूँ ऑरेस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले 1820 में शायद ऑब्जर्व किया था, तो वो मैटर नहीं करता है. हाँ, तो 1820 में इन्होंने ऑब्जर्व किया ऑरेस्टेड ने. ऑरेस्टेड के कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, उसमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, उसको समझिए. एक वायर था जिसके अंदर से उसने करंट पास किया, उसके पास में एक मैग्नेटिक नीडल रखी, तो उसमें एक डिफ्लेक्शन आता है. ठीक है, उस यदि करंट को रिवर्स करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाता है. पास में ले जाते हैं तो डिफ्लेक्शन में भी कुछ चेंजमेंट आते हैं, तो उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया. ठीक है, उन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन है जो वो किस साइड में था, वो जो कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाता है. मान लीजिए कोसेंट्रिक सर्कल खींचें तो उसकी जो टेंजेंट होती है उसके अलॉन्ग उसको डिफ्लेक्शन को शो करता है. तो इस तरीके से उसने बताया कि ये जो है वो, तो उन्होंने कहा कि भाई करंट पास करते हैं तो क्या होता है. तो करंट जब किसी कंडक्टर में से पास करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं, और या फिर यूँ कहें हम चार्ज मूव करता है. तो जब भी चार्ज मूव करेगा तो एक फील्ड जनरेट हो जाता है. उस फील्ड को उन्होंने कहा कि दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. उसी के बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. पिछला एक चीज़ हम पढ़ चुके हैं पिछले 3 चैप्टर में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड नाउ वी आर गोइंग द अनदर इफेक्ट ऑफ चार्ज, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करें तो मैं सबसे पहले लॉरेंज फोर्स की ओर आना चाहूँगा. तो लॉरेंज फोर्स है क्या वो समझ लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा कि लॉरेंज फोर्स क्या है. लॉरेंज फोर्स, ठीक है, लॉरेंज फोर्स जो है सिंपली ये एक इस तरीके का फोर्स है जिसके अंदर हम दोनों फील्ड कंसीडर करते हैं. तो लॉरेंज ने एक फॉर्मूला दिया था कि भाई जब भी कोई चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे कोई चार्ज रखा जाएगा तो उस पर फोर्स एक्ट करता है, दैट इज QE. मैग्नीट्यूड कितना है इसका, QE. सपोज करो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर यदि मैं इस चार्ज को पुट करूं तो इस पर एक फोर्स लगेगा. इफ इट इज पॉजिटिव देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज विल बी QE. ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. ठीक है, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द फील्ड जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ये हम पढ़ चुके हैं. लेकिन जब भी हम मूविंग चार्ज की बात करते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर 2 फोर्स इंक्लूड हो जाते हैं. तो उसने बताया कि कौन कौन से फोर्सेस हैं. तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ. तो फोर्स जो होगा उस चार्ज पर वो होगा F इज इक्वल्स टू QE प्लस QV क्रॉस B. ठीक है, तो जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखें तो हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि वो जो नोटेशंस हैं उनका मीनिंग क्या है, क्योंकि यदि नोटेशंस का मीनिंग पता होगा तो हम आगे कंक्लूड कर पाएंगे. दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज Q. ये जो चार्ज Q है ये सेम है. ये जो चार्ज Q है ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उस फोर्स की वैल्यू लॉरेंज फोर्स से दी जाती है. उस पर ये QE इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. डेफिनेटली चार्ज है या फिर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर कोई चार्ज है तो वो फोर्स QE एक्सपीरियंस करेगा. तो ये तो हो गई है उस पर फोर्स, लेकिन उसके साथ साथ एक और फोर्स उस पर लगेगा जो दोनों का सम होगा. कौन कौन सा फोर्स है,
और उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम क्यू वी क्रॉस बी से। दिस इज नॉट द सिंपल मल्टीप्लीकेशन, दिस इज द वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज, तो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया तो इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास, तो ये दोनों फोर्स जो है उन्होंने कहा कि भाई ये तो है इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। और इस पूरे चैप्टर में हम किस फोर्स में इंटरेस्टेड है, इस फोर्स में इंटरेस्टेड है, एंड दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है, Q इज द चार्ज, V इज द वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज, एंड B इज द फील्ड, B इज द फील्ड दैट इज ऑलवेज एक्सटर्नल फील्ड। क्लियर? देखो ये बात बहुत समझने की है, बार बार आप इस चीज को गलती कर जाएंगे, ठीक है। जैसे यहां आप मिस्टेक कर सकते थे, E इज द एक्सटर्नल फील्ड, ये भी चार्ज एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसका फील्ड ये नहीं है, दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड। किसी चार्ज को फील्ड में रखें, जैसे एक एग्जांपल मैं यहां बता देता हूं, मान लीजिए मैंने एक चार्ज रखा Q, ठीक है, इसके अराउंड इसने एक फील्ड जनरेट कर दिया, ठीक है, ये फील्ड जनरेट हो गया। अब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्या इस फील्ड में? नहीं, ये फोर्स एक्सपीरियंस हमेशा कोई भी चार्ज एक्सटर्नल फील्ड में, किसमें, एक्सटर्नल फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दिस इज द ई कह सकता हूं, ई एक्सटर्नल। तो यहां पर भी मैं क्या कहूंगा, बी एक्सटर्नल, मतलब ये दूसरे चार्जेस, जो मूविंग चार्ज ले लीजिए या कोई फील्ड लगा दीजिए, उस फील्ड के अंदर ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स की वैल्यू है ये, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो वी आर इंटरेस्टेड इन एफ, इसको मैं कह देता हूं एफ ई, और इसको मैं कह देता हूं एफ एम। दिस इज द टोटल एफ, total force experienced by the charge which is situated in the in the magnetic and electric field, ठीक है, दोनों फील्ड के अंदर है। यहां पर फोर्स जो होगा बेटा, वो देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इसमें हम इंटरेस्टेड हैं, तो इसी को ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, this is the magnetic field, this is the magnetic force, this is the velocity, this is the cross product, and this is the charge Q. Clear? ये सारी चीजें हमें समझ लेनी चाहिए और हमें याद भी रख लेनी चाहिए। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको हमें हमेशा याद रखना है। क्लियर? वापस से मैं यहां लिख देता हूं, बिल्कुल यहीं पर इसलिए क्योंकि इसको हमेशा याद रखेंगे हम, F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। अब हमारे पास अब हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमारा इंटरेस्ट है ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस चैप्टर, ठीक है, इस चैप्टर के लिए। तो मैं क्या कहता हूं बेटा, एफ मैग्नेटिक फील्ड यहां लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फोर्स कह देता हूं, मैग्नेटिक फोर्स जो एफ एम है दैट इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। अब यहां पर हमें कुछ चीजें क्लियर करनी है 11th क्लास की। पहली बात, वेक्टर प्रोडक्ट है, दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट और वी कैन से द क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहां पर इसकी डायरेक्शन क्या हो, फोर्स की डायरेक्शन क्या हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बी क्या है, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट तो आप इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें ये क्लियर कर लेना चाहिए कि मैं एफ को कैसे लिख सकता हूं। यदि मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं डायरेक्शन को छोड़ते हुए लिखता हूं क्यू वी बी साइन थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इन दोनों के बीच में डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो इन दोनों के बीच का यदि एंगल हमें पता चल जाए तो हम इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना इसका मैग्नीट्यूड है। बी, वी और क्यू का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए जो भी होगा वो आ जाएगा।
वेलोसिटी उसकी आपको पता होनी चाहिए, b यदि पता है तो आप उसके फोर्स को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ अंडरस्टैंड करने का, एक फोर्स किस तरीके से लगेगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, द नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए समझिएगा, मैं यहाँ पर पूरे डिटेल में बताऊंगा तो आपको इजीली इसको समझ लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स की, थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो ये आ ही गया है, ये वाला फॉर्मूला जो हमें याद भी रखना है, क्लियर, इसको याद रखें। अब सबसे पहले तो हमें फोर्स की डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या हो, फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, आप हमेशा क्या करिए कि V और B यदि ये परपेंडिकुलर है तो दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि मान लीजिए इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है तो थोड़ी समस्या आ सकती है। तो हम सिंपली स्क्रू रूल काम में ले सकते हैं, V से B की ओर जाए तो आप फोर्स को, तो वही काम में ले लीजिए। सिंपली देखिए, आप इसको करने का एक तरीका है, इसको आप अपनी फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल कीजिए कि वो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर जा रही हो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? बोले साहब r की डायरेक्शन क्या है? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, a की डायरेक्शन को लूंगा। सपोज करो ये हमारे पास a वेक्टर है और दिस इज b वेक्टर, a की प्लेन में शो कर रहा है ये, ठीक है, a की प्लेन में। तो मैं कहूंगा यदि मान लीजिए मैं a से b की ओर जाऊंगा इस तरीके से, ठीक है, a से b की ओर जाऊंगा, तो मैं कहूंगा कि जो मेरा थंब है, राइट हैंड याद रखिए, दिस इज द राइट हैंड, राइट हैंड में मैं a से b की ओर जाऊंगा, इस तरीके से कर्ल करूंगा अपनी फिंगर्स को, तो जो थंब है मेरा दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। क्लियर? वापस से समझ लीजिए, इफ आई एम मूविंग फ्रॉम a टू b like this, then the thumb will show the direction of the resultant of cross product, ठीक है। ये हम 11th क्लास में सीख चुके हैं। यदि ये परपेंडिकुलर होते तो बहुत इजी हो जाता। जैसे मान लीजिए a एक वेक्टर है, b दूसरा वेक्टर है, तो मैं सीधा अंगूठा ये और ये जो पाम है इसको शो करता है द रिजल्टेंट r की डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू दीज वेक्टर्स, ठीक है। तो ये और मान लीजिए थीटा है तो वो भी काम कर जाएगा हमारे पास। देखिए कर्ल कर लीजिए इन उंगलियों को ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? r हो जाएगा। तो आप एक ही रूल याद रखें, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो आप किस रूल को फॉलो करेंगे? इस रूल को फॉलो करेंगे, a क्रॉस b, इस तरीके से। अब नहीं, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करते रहे, एक रूल से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हुए हम बहुत सारी चीजें निकाल लेंगे, लेकिन उसकी जरूरत अभी हमें नहीं है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, a से b की ओर कर्ल करें हम। जब भी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो सबसे पहले हम फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे a टू b, and the thumb will show the direction of the resultant। तो r की डायरेक्शन क्या होगी? इस ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलर, लाइक दिस, ओके। हाँ, यदि मान लीजिए ये b होता और ये a होता तो क्या होता? a क्रॉस b की डायरेक्शन पूछिए तो a से b की ओर कर्ल करते, देखिए इस तरीके से, ऐसे नहीं करते, ये तो b टू a हो गया, हमें a से b की ओर कर्ल करना है इस तरीके से। जब ऐसे कर्ल करूंगा तो थंब कहां जा रहा है? अंदर की ओर जा रहा है ना। द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट r इज परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड इनवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड इनवर्ड, इसके परपेंडिकुलर है और कहां? अंदर की ओर है। क्लियर? तो ये दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दैट क्रॉस प्रोडक्ट। तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं अभी हमारा, लेकिन हम कह रहे हैं v और b की डायरेक्शन हमें मिल जाए तो डेफिनेटली हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी फॉर्मूला तो इसी तरीके का। देखिए फोर्स है यहाँ पर r है, यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर। तो याद रखिएगा इसको, बार बार इसको करके देखिएगा,
आपको इजी लगेगा, इजीली हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्शंस को मेजर कर सकते हैं। थिंग इज क्लियर? और एक ही से काम चल जाएगा हमारा। तो डायरेक्शन तो क्लियर हो गई हमारी कि किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो हम और एक स्क्रू रूल भी काम में ले सकते हैं, 11th क्लास में सीखा। जो वो स्क्रू होता है ना, उसमें भी तो यही करते हैं। जैसे स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे रोटेट करेंगे ना क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, वो अंदर की ओर जाता है कि नहीं जाता है। तो मैं यदि ऐसे घुमाऊंगा अपनी फिंगर्स को, ऐसे कर्ल करूंगा जिधर स्क्रू घूमता है, राइट हैंड स्क्रू जो है, तो वो अंदर की ओर जाएगा, तो दैट विल शो द डायरेक्शन। और मैं यहाँ पर हमारा थंब है तो सेम हो जाएगा। तो स्क्रू रूल से हम फाइंड आउट कर लेंगे, स्क्रू रूल। ठीक है, इजीली। क्लियर? अब देखिए, डायरेक्शन बार बार हमें फोर्स निकालना पड़ेगा तो हम इजीली इसकी डायरेक्शन दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात होगी डायरेक्शन की। फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है ही हमारे पास, F इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, क्यू वी क्रॉस बी है। ठीक है, मैं लिख देता हूं F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। ठीक है, अभी हम इंटरेस्टेड है मैग्नीट्यूड में कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ वेक्टर हटा देता हूँ और यहाँ एन कैप हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ मैग्नीट्यूड लगा के इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख लेता हूँ। मैं कुछ डायरेक्शंस यहाँ पर बना देता हूँ जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द जेड। जेड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लेकिन हम 2D के अंदर 3D डायग्राम को बनाते हैं तो कुछ ऐसा ही बना देते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो आपको थोड़ा फील आ जाएगा, नथिंग और तो कुछ नहीं, लेकिन आपको इसका फील आ जाएगा लाइक दिस। देखिए, आप समझ पा रहे हैं किस तरीके का डायग्राम है ना, इस तरीके से देख पा रहे हैं इजीली। ओके, ये अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि किस तरीके का डायग्राम है। अब सपोज दैट इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सपोज करो, सॉरी बी मान लेते हैं इसको, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। बी किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये हमने अज्यूम कर लिया है। वाई एक्सिस के अलोंग कुछ भी नहीं है। अभी मैं कह रहा हूं कि दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास दो ही चाहिए, एक तो बी चाहिए, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल विच विल एक्सपीरियंस फोर्स इन एक्सटर्नल फील्ड बी। ठीक है, तो वो एक चार्ज है, वो चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और ये एंगल कितना है, सपोज दिस एंगल इज थीटा। एंगल कितना है बेटा, थीटा एंगल है। फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर एंगल मेजर किया है, दैट इज थीटा। अब क्या देखना है हमें, अब हमें फोर्स देखना है। तो फर्स्ट केस हमारा आया, फर्स्ट केस आया इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। थीटा यदि 0 हो तो क्या होगा, तो ये होगा बेटा, थीटा 0 होते ही साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, सो द फोर्स विल बी इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, जैसे ही देखिए थीटा 0 होने का मतलब यह है कि ये इधर आ गया, मतलब द वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो ये मूवमेंट करके कहां आ गया, यहां आ गया। तो जैसे ही मूव करके यहां पर पहुंचा, दोनों के बीच में एंगल 0 हुआ, तो इसका मीन्स ये हुआ, इफ द चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इट मीन्स दैट द फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी 0। इट मीन्स नॉट दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि जब फोर्स ही नहीं है तो चार्ज जो है वो मोशन में रहेगा, तो मोशन में न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा, उसको छोड़िए अभी। ठीक है ना, वो थोड़ा सा फिजिक्स हमारे दिमाग में है तो वो क्लियर कर दूं मैं कि भाई फोर्स 0 होने का मतलब क्या है। देखिए, ये जो फोर्स है दैट विल एक्ट इन द परपेंडिकुलर टू द V एंड B। V की डायरेक्शन यही है, B की डायरेक्शन यही है, इसकी परपेंडिकुलर इधर या इधर वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ B, तो इस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है।
इस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, फोर्स इस तरीके का नहीं कि वो इसके पाथ को डिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है, इसके पाथ को डिफ्लेक्ट कर दे। डिफ्लेक्ट कर दे मतलब, अब उसका मतलब हमें समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा। तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा? पाथ जो हो जाएगा दैट विल बी लीनियर। कैसा पाथ होगा बेटा? लीनियर पाथ होगा, ठीक है। पाथ कैसा होगा? लीनियर होगा। क्लियर? तो लीनियर पाथ हो गया। सेकंड केस जो हमारा है, सेकंड केस में हम क्या ले लेते हैं? सेकंड केस में इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री हो तो क्या हो? साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। तो साइन 91 तो f कितना हो जाएगा? f मैक्सिमम हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू QVB, ठीक है। तो f की वैल्यू क्या होगी? QVB। अब थीटा 90 का मतलब क्या है? थीटा जो है यहां से चलकर यहां तक पहुंच गया, मतलब ये परपेंडिकुलर जा रहा है, डायरेक्शन का है इधर है, फोर्स विल बी मैक्सिमम। अब जब यहां पर वो मूवमेंट कर रहा है इस तरीके से और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो उसकी डायरेक्शन कहां होगी? उस पर एक फोर्स एक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा, वो जीरो नहीं है। इसका मतलब वो इधर नहीं जाएगा, उस पर एक फोर्स इस तरीके से एक्ट करेगा कि वो उसके पाथ को डेविएट कर देगा, क्योंकि जो फोर्स लगना है उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो समझिए। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, या फिर इसको थोड़ा सा हम 3D में देखें तो मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोड़ दें, हम दो ही डायरेक्शन बना लेता हूं, यहां थोड़ा सा हम समझ लेंगे। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू ऑल। बी जो है इस डायरेक्शन में है, और मैं एक पेन ले लेता हूं। हाँ, तो ये देखिए, दिस इज द पेन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज इन दिस केस, इस केस में। तो जब ये इस तरीके से जाएगा तो देयर विल बी सम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स विल एक्ट ऑन दिस चार्ज। तो चार्ज इस तरीके से मूव कर रहा है, ओके, द वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज इज इन दिस डायरेक्शन एंड बी का है, बी तो इधर है। अब देखिए तीनों जो हैं वो सही डायरेक्शन में है, दीज 3 एक्सिस आर इन परपेंडिकुलर, तो तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो मुझे क्या करना है? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर की ओर कर्ल करना है फिंगर्स को। तो मैं देखिए किस तरीके से कर्ल करता हूं। मैं यहां पर हूं, फर्स्ट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन। तो मैंने यहां से और बी की ओर कर्ल किया फिंगर्स को, देखिए दिस टू दिस, ओके। ऐसे जब मैं कर्ल करूंगा इस तरीके से रोटेट करूंगा, ठीक है, इस तरीके से कर्ल करूंगा मैं अपनी फिंगर्स को, तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, ओके। मतलब इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वो यूं चला जाएगा ऊपर की ओर। क्लियर? इस तरीके से जाएगा तो ऊपर की ओर चला जाएगा, क्योंकि दैट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स लाइक दिस, ओके। तो मैं कह रहा हूं कि जब ये इधर जाना चाहिए तो ये इधर न जाकर कहां जाएगा? ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिससे ये ऊपर की ओर चला जाएगा इस तरीके से, और ये इस तरीके से घूमता हुआ, इस तरीके से घूमता हुआ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इस तरीके से हो रहा है। इसको हम और एग्जांपल से समझ लेंगे, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। ये ऐसे समझ लीजिए, चलिए मान लीजिए पार्टिकल अब यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो अब इस फिंगर्स को कर्ल करूंगा ना, तो उसकी डायरेक्शन जो फोर्स की आएगी बेटा वो आएगी टेंजेंट, ऑलवेज टेंजेंट। तो वो ऊपर की ओर आ जाएगी, फिर इधर आऊंगा तो इधर की ओर आ जाएगी, इधर आऊंगा तो इधर की ओर आ जाएगी, इस तरीके से। तो एक सर्कुलर पाथ बना लेगा। तो जब भी इस ऐसा केस आ जाए तो पाथ कैसा होता है बेटा? सर्कुलर होता है। कैसा पाथ होता है? सर्कुलर। और वो भी कौन से? देखिए यहां पर XZ प्लेन में, कौन सा प्लेन है ये? XZ प्लेन में। बी जो है इसके परपेंडिकुलर है, और इसका जो मोशन है दैट इज इन XZ प्लेन। तो कई बार CBSE में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस एक्सिस की ओर है, ये इस एक्सिस की ओर है, तो उसका पाथ जो है, सर्कुलर पाथ जो है, वो कौन से प्लेन में होगा? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है, वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास आ गया। इसका पाथ कैसा हो जाएगा बेटा? सर्कुलर। जब भी सर्कुलर पाथ होता है तो 11th क्लास में हम कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा बेटा हमने?
हमने पढ़ा है कि जब भी किसी पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होता है तो वहां पर दो फोर्सेस बैलेंस होते हैं, ठीक है, एक बाहर की ओर लगता है, एक अंदर की ओर लगता है, और दोनों बैलेंसिंग कंडीशन में तभी वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो वो मूव करेगा तो मैं कह देता हूं यहां पर दो फोर्सेस हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, और दूसरा जो फोर्स है वो कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स है, एंड दैट इज QVB। ओके, तो इस तरीके से दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, क्लियर। तो जब दोनों फोर्सेस लग रहे हैं तो मैं यहां पर दोनों फोर्स को इक्वल कर देता हूं, और इक्वल करने से मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू QBR/m, ठीक है, और R भी निकाला जा सकता है इससे, दैट इज mv/QB। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हमारे पास आ जाते हैं, क्लियर। तो हमारे पास जब भी सर्कुलर पाथ में कोई घूमता है, रोटेट करता है, तो वहां पर दो फोर्सेस लगते हैं, आइदर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, और QVB यहां पर मैग्नेटिक फोर्स है जिसकी वजह से ये सर्कुलेट कर रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो बैलेंस होते ही हमारे पास ये कंडीशंस आ जाती है सिंपली। ये बैलेंस होने के बाद अब हम थर्ड केस पर जा रहे हैं, और थर्ड केस हमारा कौन सा है कि मान लीजिए वो परपेंडिकुलर भी नहीं हो, मान लीजिए वो इस तरफ भी नहीं हो, कहीं थीटा एंगल पर हो, तो क्या केस बनेगा, क्योंकि जब भी थीटा 90 होगा तो सर्कुलर पाथ होगा, थीटा 0 होगा तो लीनियर पाथ होगा, वो मूवमेंट उसी डायरेक्शन में करता रहेगा। लेकिन जो थर्ड केस है, दैट इज वी कैन सी इजीली बाय दिस डायग्राम। थर्ड केस के अंदर इफ थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, देखिए जब भी हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन आती है तो हम इसको काम में ले सकते हैं। देखिए क्या काम में ले सकते हैं, v इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, दैट इज QBR/m, r से r कैंसिल, ओमेगा को हम क्या लिखते हैं बेटा, 2π न्यू, दैट इज QB/m, और न्यू हमारे पास आ जाएगा QB/2πm। ये तो बेटा हमेशा से आपको आना चाहिए, ठीक है, न्यू आ गया, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम एक और चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड, दैट इज 2πm/QB। उल्टा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसको मैंने उल्टा कर दिया, तो सिंपली मेरे पास ये दोनों चीजें आ जाती हैं, क्लियर। इसके बाद में हम थर्ड केस ले रहे हैं। थर्ड केस के अंदर क्या है बेटा, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा ही है, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। तो इस थीटा एंगल पर यदि काम कर रहा हो तो क्या होगा, तो अब देखिए v जो है, v इस डायरेक्शन में है और थीटा ये है, तो हमारे पास इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हो जाएगा v cos थीटा जिसे हम v पैरेलल भी कह सकते हैं, और दूसरा हो जाएगा बेटा v sin थीटा जिसे हम v परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, ठीक है। दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा। जो जिस साइड में कम होता जाएगा, थीटा सपोज करो कम होता जाए, तो ये कंपोनेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इस कंपोनेंट की वैल्यू घटती जाएगी, और यदि थीटा बढ़ेगा तो इस कंपोनेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इस कंपोनेंट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो अब हमें यह ध्यान रखना है कि इस कंपोनेंट की वैल्यू जो है, सॉरी थीटा जो है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा कंपोनेंट ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, तो यहां पर थीटा एंगल पर हो, सपोज करो थीटा ही है, लगभग इन बिटवीन है कहीं भी, तो हम यो कह सकते हैं कि जब भी इस तरीके की मोशन होगी तो ये जो कंपोनेंट है वो इस कंपोनेंट को किस तरीके से, तो हमारे पास f कितना आ जाएगा, f आ जाएगा बेटा दैट इज QVB cos थीटा, सॉरी QVB sin थीटा, ठीक है। अब यहां पर ये समझने का है कि यदि मान लीजिए ये थीटा एंगल है तो अब इसकी मोशन किस तरीके से होगी। तो यहां पर दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट ये है, ये जो कंपोनेंट है ये इसके पाथ को कैसा रखेगा, लीनियर रखेगा। इसके पाथ को कैसा रखेगा, लीनियर। फर्स्ट केस हमने पढ़ा ना, थीटा 0 होता तो उसी डायरेक्शन में है ना ये कंपोनेंट, तो ये इसके पाथ को क्या रखेगा, लीनियर रखेगा। बट दिस कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट इसके पाथ को क्या रखेगा, सर्कुलर रखेगा। अब वेलोसिटी तो इन दोनों के बीच में है, तो न तो इसका पाथ कंप्लीटली लीनियर रह पाएगा और न इसका पाथ कंप्लीटली सर्कुलर रह पाएगा। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू पाथ्स होगा और उस मोशन को हम कहते हैं कौन सी मोशन, हेलिकल मोशन।
हेलिकल मोशन। तो हेलिकल मोशन कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके की मोशन होगी। यहां हम देखें तो यहां से स्टार्ट किया एक सर्कुलर पाथ, यहां कंप्लीट हो गया, सर्कुलर पाथ तो कंप्लीट हो गया, लेकिन यहां पर कुछ डिफरेंस, कुछ डिस्टेंस भी इसने ट्रेवल कर लिया, ठीक है। द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज इन हेलिकल मोशन आफ्टर वन सर्कल, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ जब कंप्लीट कर ले तो उसके अंदर जो लीनियर मोशन ट्रेवल करता है उसको हम कहते हैं बेटा पिच। क्या कहते हैं? पिच, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं चूड़ी, चूड़ी अंतराल कहते हैं ना, पिच डिफरेंस वगैरह, ठीक है। स्क्रू जो होते हैं ना, स्क्रू के जब वो स्क्रू हम कसते हैं तो देखिए उसके अंदर इस तरीके से रोटेशन बना हुआ होता है, वो कसता चला जाता है, तो उसके अंदर जो पाथ होता है उसका वो हेलिकल होता है। तो जो स्क्रू के दो ऊपर इस तरीके से निकले हुए होंगे, दो क्या बोलते हैं जिसे पीक्स जो होंगी, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज पिच, ठीक है। तो पिच जो है वो डिफाइन करेंगे हम कहेंगे कि भाई पिच के लिए कौन जिम्मेदार है? पिच के लिए इसका लीनियर कंपोनेंट जिम्मेदार, क्योंकि दिस इज अ लीनियर डिस्टेंस, और लीनियर डिस्टेंस जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो सिंपल फॉर्मूला काम में लेते हैं, एंड दैट इज P इज इक्वल्स टू, सिंपल फॉर्मूला कौन सा है? दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है, वो डिस्टेंस है लीनियर डिस्टेंस, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट काम में लेंगे? पैरेलल कंपोनेंट, और टाइम टेकन मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? सिंपली P विल बी इक्वल टू V पैरेलल, तो हम लिख सकते हैं V पैरेलल की जगह आप V cos थीटा भी लिख सकते हैं। एंड टाइम जैसे एक सर्कुलर पाथ करने में, उसको ट्रेवल करने में टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी सपोज करो V है तो हम इजीली इसको लिख सकते हैं, और V की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं, दैट इज QBR बाई M, दैट इज QBR बाई M। तो देखिए हमारे पास कुछ रिलेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, P विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज 2 पाई M अपॉन QB इंटू V पैरेलल, ठीक है। V पैरेलल को आप V cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाथ आ गया। पाथ कैसा है? हेलिकल पाथ है। पिच क्या होता है पता चल गया। इन द हेलिकल मोशन द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज इन वन सर्कुलर मोशन दैट इज कॉल्ड पिच, ठीक है। सिंपल हो गया। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ जानी चाहिए। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया जिसके हमने समझ लिया कि चार्ज मैग्नेटिज्म जो फोर्स जो है पार्टिकल पर किस तरीके से लगता है जब वो इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो फोर्स की कंडीशंस हमारे पास हो गई। इस फॉर्मूले को यदि देखें तो हमें ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि देखिए Q चार्ज नहीं है तो फोर्स जीरो है, V वेलोसिटी नहीं है, V वेलोसिटी नहीं है तो भी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। तो लॉरेंज फोर्स बिल्कुल ट्रू रहेगा उसके लिए, क्योंकि लॉरेंज फोर्स में F इज इक्वल्स टू QE प्लस QVB था, QV क्रॉस B। तो हम कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए वेलोसिटी जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स का कंट्रीब्यूशन उसमें जीरो हो जाएगा, तो उस पर कौन सा लगेगा फोर्स? ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो यहां पर ये हमें ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए पार्टिकल को मूवमेंट में होना जरूरी है। यदि V जीरो होता है तो उस पर एक्ट करने वाला फोर्स भी कितना होगा? जीरो होगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास हो गया आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने ये पढ़ी सारी चीजें। इनको सबको आप याद रखिएगा। एक छोटा सा टॉपिक और था जिसको हम, इसकी डायरेक्शन हमेशा आप याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।